आरव, प्लीज। धड़ाक, एकदम से दीवार के पास धकेलकर गिरा दी गई वो। बालों की वो परफेक्ट बनाई हुई लटें बिखर गईं, लिपस्टिक काजल सब बह गया। कलाइयों पर नीले बैंगनी निशान उभर आए। ऊपर से जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं, वो आग उगल रही थी। वो शख्स जिसके साथ बचपन से लेकर 10 साल तक रिश्ता था, जिसके साथ अगले साल शादी तय थी। आरव राजवंश। उसी की आंखों में आज सिर्फ नफरत थी, जैसे वो उसके पूरे खानदान को कत्ल कराई हो। इतना जहर भरा हो सकता है किसी की नजर में। उसकी एक झलक से ही रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा ठंडा लग रहा था। आरव के बगल में उसकी कमर में हाथ डाले खड़ी थी नैना शर्मा। छोटी सी, नाजुक सी, देखने में बिल्कुल मासूम, गोरी जैसे दूध में डूबी हो, चेहरा इतना प्यारा कि कोई भी देखे तो दिल करे गोद में उठा ले। आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी, आवाज इतनी मीठी कि लगे शहद घुल रहा हो। मासूमियत की मूर्ति, हर मर्द का दिल पिघल जाए ऐसी। और आरव तो पहले से ही उसका दीवाना था। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले तो उसकी खैर नहीं। और जिसकी जिंदगी आज तहस नहस हो रही थी, वो थी आरव की बचपन की दोस्त और 10 साल की मंगेतर अनन्या मेहरा। तू मुझे घिन आती है। आरव ने हर शब्द को दांत पीस कर निकाला। अनन्या का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। वो तो सोचती थी ये रियल लाइफ का राजकुमार है और वो उसकी राजकुमारी। पर आज लग रहा था वो तो बस उस कहानी की वो चुड़ैल है जो गरीब हीरोइन को रास्ते से हटाना चाहती है। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख। आरव की आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा भी जम जाए। हॉल के कोने में खड़ी सोसाइटी की आंटियां बहनें फुसफुसा रही थीं। देखो देखो, मेहरा घर की लाडली आज सड़क पर आ गई। अरे वाह, जो ऊंचाई पर थी वो आज धूल चाट रही है। अनन्या ने ऊपर देखा। आरव की आंखों में वो तिरस्कार, जैसे वो उसके जूतों तले चिपकी गंदगी हो जिसे वो सालों से झेलता आ रहा हो। आरव, मैं। मुंह बंद कर हरामजादी, उसने दहाड़ कर कहा। अनन्या का कलेजा मुंह को आया। कब बिगड़ा सब? उसने तो अपनी सारी जिंदगी इसके पीछे लगा दी थी। जब राजवंश ग्रुप डूबने वाला था, तब मेहरा घर की इज्जत दांव पर लगाकर उसने बैंकरों को धमकाया, डील्स फिक्स की, रात रात भर जागकर फाइलें देखीं। और जब वो सब कर रही थी, आरव नैना के साथ दुबई मालदीव घूम रहा था। अनन्या के नाखून हथेली में ढंस गए। प्यार में अंधी हो गई थी साली। आरव ने नीचे देखा और होंठ चिढ़ाए। पहले तो ये लड़की ठीक ठाक थी, बचपन में तो बहुत प्यारी भी लगती थी। अब देखो, जलन की मारी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई नैना को हाथ लगाने की? आरव की आवाज में आग थी। मैंने तुझे अपना नाम इस्तेमाल करने दिया, ऊंचा उठने दिया, और तूने क्या किया? मेरी जान को मारने की कोशिश। तू मेरे खेल में बस एक मोहरा थी अनन्या। मोहरा कभी रानी पर वार नहीं करता, उसने ठंडे लहजे में कहा। मेरे मम्मी पापा तुझे बहू मानते थे, मैंने कभी नहीं माना। मेरी बीवी सिर्फ नैना है, समझी? मेरी नेकदिली को कमजोरी मत समझना, दूर रह इनसे। हवा भी रुक गई, सबकी सांसें थम गईं। अनन्या को हंसी आ रही थी। बीवी? अरे वो तो रखैल है अभी तक। राजवंश खानदान ने तो नैना को घर में घुसने भी नहीं दिया आज तक, समझी कि नहीं? आरव ने झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ ली, इतनी जोर से कि हड्डियां चटकने लगीं। अनन्या के मुंह से दर्द भरी चीख निकलते निकलते रह गई। फिर अचानक कुछ टूटा उसके अंदर। और अगर मैं ना मानूं, उसने होंठ फड़फड़ाते हुए कहा। एक झपट्टा, और अगले ही पल उसका गाल जल गया। आरव ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका सिर एक तरफ घूम गया। सारी महफिल सांस रोके देखती रह गई। आरव राजवंश ने औरत पर हाथ उठाया? यह तो सोचा भी नहीं था किसी ने। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर वो उन्हें गिरने नहीं देगी। ओ गॉड आरव, तुम्हारा हाथ। नैना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, फूंक मारते हुए बोली। बहुत दर्द हो रहा होगा ना मेरी वजह से? आरव की आंखें पिघल गईं। कुछ नहीं हुआ बेबी, तू चिंता मत कर, नैना ने मीठे से बोला। चलो ना, इसे और टाइम वेस्ट मत करो, मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। आरव ने मुस्कुराकर उसकी कमर और कस लिया। जैसी मेरी जान की मर्जी। अनन्या बस देखती रही। जिस शख्स को वो शैतान समझती थी, वो किसी के लिए फरिश्ता बन सकता है? बस हो गया, अब और नहीं। उसकी इज्जत गई, मां बाप ने मुंह फेर लिया, सोसाइटी हंस रही है, अब खोने को क्या बचा है? उसने आंखें बंद कीं, आंसू गालों पर लुढ़क गए।
पर ये दुख के नहीं थे, गुस्से के थे। धीरे धीरे वो खड़ी हुई, जैसे कोई मर चुकी औरत फिर से जिंदा हो रही हो। अचानक कानों में किसी की आवाज आई, रुक जा, अभी नहीं, लड़ना बेकार है, ये तुझे मिटा देगा। पलटी तो सामने खुद का चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही। तू पागल हो गई है क्या? उसने हाथ बढ़ाया, पर हाथ हवा में से गुजर गया। अगले ही पल जमीन खिसक गई। आरव गायब, नैना गायब, हंसती ठिठोली करती भीड़ गायब। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, घुप अंधेरा। अनन्या अकेली खड़ी थी उस अंधेरे में और पूछ रही थी खुद से, मैंने किया क्या गलत था? अनन्या जोर से बिस्तर पर उठकर बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया हो। दिल धक धक कर रहा था, हाथ अपने आप कांप रहे थे। उसने उलझे बालों में उंगलियां फेरते हुए आंखें बंद कर लीं। होंठ कांप रहे थे, आंसुओं का बांध टूटने को था। चाहे कितना भी भूलने की कोशिश करे, वो 2 साल पुराना दर्द फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। फिर आंसू बह निकले, सांसें फूल रही थीं, हिचकियां ले लेकर रो रही थीं। ठंडे अंधेरे और खाली कमरे में वो अकेली टूट गई। काश ये सिर्फ बुरा सपना होता, हकीकत नहीं। 2 साल पहले की वो शाम आज भी आंखों के सामने घूम जाती है। देश के सबसे बड़े बड़े घरानों की औरतें मर्द मौजूद थे और सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। दिल को टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। उसने 21 साल उस इंसान के पीछे लगा दिए, बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ आरव आरव आरव। और बदले में मिला क्या? एक ऐसी लड़की जिसे वो 1 साल से भी कम जानता था, उसी को चुन लिया। जब आरव थक हार कर काम नहीं करना चाहता था, तब अनन्या ने राजवंश ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली। रात दिन एक कर दिया, कंपनी को आसमान पर पहुंचा दिया। और जब वो सब कर रही थी, तब आरव किसी और के साथ मालदीव में चैन की बंसी बजा रहा था। अनन्या ने सब कुछ किया था उसके लिए। बदले में मिला धोखा और वो शादी का कागज फाड़कर फेंक दिया गया। वो प्यार में पागल हो गई थी, दुनिया की दूसरी छोर पर भी चली जाती उसके लिए, पर वो एक कदम भी नहीं चलता था उसके लिए। अपनी जान दे देती, पर वो किसी और के लिए जान लेने देने को तैयार था। बिस्तर पर लेटकर वो छत की तरफ देखती रही। काला अंधेरा, जैसे उसकी जिंदगी। उसने कसम खाई थी कि पुरानी बातें भूल जाएगी। थोड़ा बहुत तो भूल भी गई थी, पर ये सपने, ये बार बार आकर पुराना जख्म कुरेद जाते थे। नैना शर्मा, नाम भी कितना मासूम, जैसे कोई परी उतर आई हो धरती पर। बाप ने बचपन में छोड़ दिया, मां अकेले झाड़ू पोंछा करके पालती रही। मां राजवंश कॉरपोरेशन में सफाई का काम करती थी, वहीं से नैना को आरव की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी लगवा दी। फिर क्या था, दिन रात साथ, एक शर्मीली मुस्कान, मासूम आंखें, और आरव का दिल पिघल गया। वो शर्मीली मुस्कान पहले क्यूरियोसिटी बनी, फिर आग बनी, और फिर देखते देखते नैना की उंगली पर हीरे की अंगूठी चमकने लगी। अंधेरे में खोई अनन्या को दरवाजे पर दस्तक सुनाई नहीं दी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर धड़धड़। आखिरकार दरवाजा जोर से खुला। अंदर घुसी एक लंबी कातिलाना कद की औरत, कमर मटकती हुई, लाल सिल्क की ड्रेस में आग लगाए, आंखें जो किसी को भी घायल कर दें। दुनिया की टॉप सुपर मॉडल रिया ओबेरॉय। वो बिस्तर के पास आकर रुकी, हाथ बांधे, मां की तरह डांटते हुए बोली, दोपहर के 2 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है, हरामखोर। कंबल खींचकर बोली, उठ अनन्या, कितना सोएगी? रिया, 5 मिनट और। अनन्या ने तकिया में मुंह घुसेड़ते हुए बुदबुदाया। रिया वही एक थी जो उस काले दौर में भी साथ नहीं छोड़ी। जब आरव ने पूरी सोसाइटी से अनन्या को ब्लैकलिस्ट करवा दिया, तब सारी दोस्त यारियां भाग गईं। जिसके पास पावर नहीं, उसके पास कोई नहीं। सब नैना के पीछे पीछे दुम हिलाने लगे। अनन्या को हैरानी भी नहीं हुई। 2 साल पहले वो तो नैना की जिंदगी की खलनायिका बनी थी ना। सबको यही लगा था कि अनन्या ने नैना को फंसाने की कोशिश की, झूठे इल्जाम लगाए, प्यार करने वालों को अलग करने की साजिश रची। हां, पहले वो बुरी थी, उस बात से इनकार नहीं कर सकती, पर अब बदल चुकी है। पुराना नहीं बदला जा सकता, आने वाला जरूर बदला जा सकता है। इसलिए उसने खुद को बदल लिया। कहां खो गई फिर से? रिया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं कुछ बोल भी रही हूं या बेकार मुंह फाड़ रही हूं? बोला ना 2 बज गए, पर मेरे कमरे में तो अभी सुबह लग रही है, अनन्या ने बड़बड़ाया।
चुप कर। रिया ने कंबल एक झटके में उड़ा दिया। उफ, ठंड लग रही है यार। अनन्या गेंद बनकर सिकुड़ गई। तेरे ये मोटे मोटे पर्दे हीरोइन की तरह ड्रामा कर रहे हैं, कोई रोशनी ही नहीं आती। कहते हुए रिया ने लंबे पर्दे एक झटके में खींच दिए। धूप का गोला कमरे में घुस आया। अनन्या की पेंट हाउस 50वीं मंजिल पर थी। सूरज सीधे आंखों में चुभ रहा था। बंद करना। अनन्या ने तकिया मुंह पर रख लिया। अब उठ, ऊंची खानदान की लड़की सूरज डूबने तक नहीं सोती। रिया ने डांटा। जिस खानदान की लड़की के पास ना दोस्त बचे, ना इज्जत बची, ना कनेक्शन बचे, वो बस पैसे वाली औरत है, बस। अनन्या ने मुंह फुलाकर कहा। रिया बिस्तर पर बैठ गई। प्यार से अनन्या के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, फिर वही सपना आया ना। कुछ देर खामोशी। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, हां। रिया का चेहरा नरम पड़ गया। सुन ले, मुझे तो शुरू से आरव पसंद नहीं था, कचरा इंसान था। अनन्या के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुझे तो सिर्फ इसलिए नफरत थी क्योंकि किंडरगार्टन के पहले दिन उसने तेरी चॉकलेट पुडिंग छीन ली थी। अरे वो तो एक वजह थी, 1000 वजह हैं। आज तक उस पुडिंग का बदला नहीं लिया मैंने। रिया ने मुंह फुलाया जैसे अभी भी 5 साल की बच्ची हो। अनन्या हल्के से हंस पड़ी। दिल का बोझ एक पल को हल्का हो गया। थैंक यू रिया, तू ना होती तो मैं कहां होती। उसकी आवाज टूटती हुई निकली। रिया ने उसे जोर से गले लगा लिया। पगली, मुझे थैंक यू बोल रही है? मैं तो कहती हूं। किंडरगार्टन से लेकर आज तक दोनों ने एक दूसरे के लिए जान भी दे दी होती। जब रिया ने किसी लड़के का नाक तोड़ दिया था, तब अनन्या ने अपनी पीठ पर सारा इल्जाम ले लिया था। हाई स्कूल में जब रिया बंक मारकर घूमती थी, अनन्या टीचर से झूठ बोलकर कवर कर देती थी। दोनों एक दूसरे की सबसे गंदी और सबसे अच्छी शक्ल देख चुके थे। अब बहुत हो गया पुरानी यादें ताजा करना। उठ, अभी लंच करने चलना है। रिया ने अनन्या का हाथ पकड़कर खींचा। 2 बज गए, ब्रंच तो गया तेल लेने। अनन्या ने बड़बड़ाया। अच्छा पार्टी पूपर, तो लंच ही कर लेंगे। रिया हंसते हुए उसे बाथरूम में धकेलते हुए बोली। अनन्या जैसे तैसे तैयार होने लगी। रिया कोने में बैठी, होठों पर शरारती मुस्कान लिए कुछ सोच रही थी। रिया, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। लग रही हूं ना मैं भूतनी? अनन्या ने आईने के सामने मुंह बनाया। आंखों के नीचे काले घेरे। रात रात भर नींद नहीं आती थी तो अब यह हाल हो गया था। जब से मुंबई की हाई सोसाइटी में उसकी ठुकाई हुई थी, उसका कॉन्फिडेंस जमीन में गड़ गया था। वो घमंडी चमक जो कभी आंखों में आरव की मंगेतर होने की वजह से रहती थी, अब कहीं दिखती ही नहीं। एक रात में सब कुछ खो देने के बाद वो पुरानी वाली अनन्या मेहरा रही ही कहां। पहले जहां जाती थी, औरतें उसके पीछे पीछे घूमती थीं। जो वो पहनती वही ट्रेंड बन जाता, जो खाती वो अगले दिन सबकी प्लेट में। मुंबई की नंबर 1 सोशलाइट थी वो। सब राजवंश घर की आने वाली बहू बनने के चक्कर में उसका तलवा चाटते थे। मम्मी पापा कहते थे, हमारी जान हो तुम। दोस्त बोलते थे, तू बेस्ट है यार। लोग लाइन लगाकर दोस्ती करना चाहते थे। फिर आरव ने एक झटके में उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सब के सब भाग गए। अब 2 साल बाद अनन्या उन्हें दोष नहीं देती। उसे खुद पता है कि पहले वो कितनी खराब थी। औरतों को औरतों से लड़वाती थी, लोगों को शतरंज की गोटी समझती थी। कितनी लड़कियों को रुलाया और नैना को फंसाने की कोशिश की थी। लोग कहते हैं, जैसा बोया वैसा काटा। पर किसी ने वो रातें नहीं देखीं जब वो अकेली कमरे में वाइन की बोतलें खाली करती थीं, रो रो कर सो जाती थीं। कोई नहीं देखता था कि वो टूटा हुआ बच्चा बस किसी के प्यार की भीख मांग रहा था। अनन्या फिर सपनों की दुनिया में चली गई। रिया ने उसका कंधा झघोरते हुए डांटा। वो उसके बाल कर्ल कर रही थी। नहीं तो, अनन्या ने शर्माते हुए झूठ बोला। हां, और मैं दुनिया की सबसे कुरूप औरत हूं। रिया ने आंखें तरेरी। अनन्या हल्के से हंस पड़ी। ड्रामे क्वीन कहीं की? ड्रामे क्वीन होना मेरा प्रोफेशन है बेबी। रिया ने कर्लिंग आयरन घुमाते हुए कहा। और सुन, तू जबरदस्त लग रही है, अब खुद को नीचा मत दिखा। उसने प्यार से अनन्या का कंधा थपथपाया। ओके। अनन्या ने पेट पर हाथ लपेट लिया। यह उसकी पुरानी आदत बन गई थी 2 साल से।
इससे उसे थोड़ा सेफ फील होता था। रिया की आंखें नरम पड़ गईं। जब अनन्या का सबसे बुरा वक्त था, तब रिया अपने करियर के पीक पर थी। मैनेजर और फैमिली उसे दुनिया घुमा रहे थे। 2 साल तक उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वापस आई तो शादी का कार्ड मिलने की उम्मीद थी, मिली एक खाली खोल वाली अनन्या। कुछ देर बाद रिया बोली, आज मजा आएगा, मैंने तेरे फेवरेट रेस्तरां ले मिराज में टेबल बुक कर रखी है, विंडो वाली, बेस्ट व्यू। ले मिराज मुंबई का सबसे महंगा, सबसे एक्सक्लूसिव रेस्तरां, 5 मिशेलिन स्टार। यहां बॉलीवुड के टॉप स्टार भी लाइन में लगते हैं, पर ओबेरॉय फैमिली को कभी मना नहीं किया जाता। मालिक रिया के पापा का कॉलेज फ्रेंड है। मेरा फेवरेट? अनन्या ने चढ़ाया। स्कूल में जब तू बंक मारना चाहती थी, तब मुझे घसीट कर ले जाती थी ना वहीं। मुझे कुछ याद नहीं। रिया ने मासूम बनते हुए हंस दिया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। झूठी कहीं की? अनन्या ने घूरा। अरे ठीक है बाबा, मुझे उनके स्टार्टर्स की लत थी, कोई गुनाह थोड़े किया है। रिया ने मुंह फुलाया। दोनों हंस पड़ी। अब चल भी, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। रिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। बाहर निकली तो अनन्या ने कराहते हुए कहा, कभी कभी लगता है तू मुझे जिंदा भूनना चाहती है। लिविंग रूम में फ्लोर टू सीलिंग विंडोज थे। आज सूरज भी पूरे जोर पर था और रिया ने सारे पर्दे खोल रखे थे। तेरे शरीर में विटामिन डी की भयंकर कमी है यार, रिया ने कोहनी मारते हुए कहा। हां हां, बहुत मजा किया, अनन्या ने नाक से कोड़ी। लिफ्ट में घुसते ही लिफ्ट गर्ल ने मुस्कुराकर सलाम किया। ग्राउंड फ्लोर, मिस मेहरा, मिस ओबेरॉय। पहले वाली अनन्या तो इसे हवा भी ना समझती। अब वो बोली, हां प्लीज, और हल्की सी स्माइल दी। लिफ्ट गर्ल मन ही मन सोच रही थी, 2 साल से देख रही हूं, ये मैडम कितनी स्वीट हैं, कभी ऊंच नीच नहीं की। अगर कोई कहे कि इनका पास्ट खराब था, मैं एक शब्द पर यकीन नहीं करूंगी। ग्राउंड फ्लोर पहुंचा। रिया ने अनन्या को बाहर खींच लिया। जाते जाते अनन्या ने मुड़कर धीरे से कहा, थैंक यू। लॉबी में कदम रखते ही सारे सिर घूम गए। रिया की लाल सिल्क सनट ड्रेस हवा में लहरा रही थी, बाल उड़ रहे थे, आंखें कातिल। मर्दों की नजरें चिपक गईं। कोई खुलेआम घूर रहा था, कोई चोरी चोरी। अनन्या चुपके से हंस ली। ये सीन उसे रोज दिखता था। उसे पता ही नहीं था कि लोग सिर्फ रिया को नहीं, उसे भी देख रहे थे। उसकी नाक ऊंची, होंठ गुलाबी, आंखें तेज। वो मासूम सी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसी औरत लगती थी जिसे देखकर मर्द डरते भी हैं और मन ही मन चाहते भी हैं। चाहे अंदर से कितना भी टूट जाए, बाहर से उसकी चाल में अभी भी वो पुराना घमंड था। कंधे पीछे, सिर ऊंचा। इतनी जल्दी क्या है? अनन्या ने हंसते हुए पूछा, जब रिया उसे कार में ठूंस रही थी। मुझे भूख लगी है बेबी, खाना मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, तुझसे थोड़ा कम। रिया ने उसकी नाक चिकोटी और हंस पड़ी। कार स्टार्ट हुई। लमिराज की तरफ। नाम वीरन मेहता। काली मर्सिडीज से पहले एक लंबी टांग बाहर निकली, फिर दूसरी। दोनों तरफ खड़े लोग मुंह बाएं देखते रह गए। एक तरफ रिया ओबेरॉय लाल ड्रेस में आग लगाए, दूसरी तरफ अनन्या मेहरा सादगी में भी कातिल। दरवाजे पर खड़ा नया हॉस्टल लड़का तो जैसे काठ मार गया। उसकी नजरें सिर्फ रिया पर अटकी थीं। रिया ने काउंटर पर झुककर हाथ टिकाया, ड्रेस और ऊपर चढ़ गई। लड़के का गला सूख गया। बुकिंग वायार के नाम पर है, उसने हल्की सी मुस्कान दी। लड़का हड़बड़ाकर बोला, जी जी मैम, इस तरफ प्लीज। पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे शेरनी के सामने बकरी आ गई हो। रिया ने अनन्या का हाथ अपनी बाह में फंसाया और अंदर बढ़ गईं। प्राइवेट रूम तक पहुंचते पहुंचते अनन्या हंसते हंसते लोटपोट। बेचारा बच्चा, तूने तो उसकी जान ले ली। अरे इसमें मेरा क्या कसूर? रिया ने बाल झटके। बड़ा कमरा है ना आज, 2 लोग के लिए थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। उसने आंख मारी। अनन्या ने आंखें तरेरी। तेरी गंदी जोक्स फिर शुरू? वेटर जो मेन्यू देने आया था, खांसते खांसते मरते मरते बचा। गुड इवनिंग, मैं आपका सर्वर हूं। ड्रिंक्स? वेटर ने खुद को संभाला। व्हाइट वाइन, तुम्हारा बेस्ट वाला, रिया बोली। बस नींबू पानी, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। वेटर गया तो रिया ने भौहें चढ़ाईं। यकीन है, यहां की वाइन पूरी मुंबई में बेस्ट है। पहले तो तू पानी की तरह पी जाती थी। दादाजी से वादा किया है, अब कम पिया करूंगी, अनन्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा।
जब 2 साल पहले मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड काट दिए, तब दादाजी ने ही हाथ थामा था। बाकी सबने मुंह फेर लिया था, पर दादाजी ने एक फ्लैट और खर्चे का इंतजाम कर दिया। अनन्या को आज भी हैरानी होती है कि जिस इंसान ने कभी फैमिली से ज्यादा बिजनेस को तरजीह दी, उसने उसके लिए इतना कुछ किया। वैसे दादाजी कैसे हैं? रिया ने टेबल पर उंगलियां ठकठकाते हुए पूछा। पहले से ज्यादा खतरनाक। अनन्या हंस पड़ी। सुबह सुबह कुंग फू प्रैक्टिस करते हैं, 50-60 साल के जवान लड़कों को धूल चटा देते हैं। तभी दरवाजा खुला। अंदर आया एक लंबा साफ सुथरा लड़का, कैजुअल शर्ट पैंट पर कपड़े हार्मेस के लेटेस्ट कलेक्शन के, घड़ी रोलेक्स। अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं। उसने बैग में हाथ डाला, पेपर स्प्रे तैयार। सर, शायद गलत रूम है, रिया ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही रूम है, मैंने बुलाया है इसे। फिर अनन्या की तरफ देखकर बोली, इसे मिल वीरन मेहता, देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में से एक। वीरन ने नरम मखमली आवाज में कहा। खुशी हुई मिलकर अनन्या। मुझसे भी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अंदर से आग उगल रही थी। फिर से ब्लाइंड डेट। रिया ने ड्रेस पहनने के लिए इतना जोर क्यों दिया था, अब समझ आया। वीरन बैठते ही वेटर ड्रिंक्स ले आया। सर, मेन्यू दूं? नहीं, जो ये ले रही हैं वही दे दो, वीरन ने अनन्या की तरफ इशारा किया। जब नींबू पानी उसके सामने आया तो वो थोड़ा चौंका। उसे तो लग रहा था अनन्या वाइन पीती होगी। अनन्या ने हल्के से हंसकर कहा, शराब छोड़ने की कोशिश कर रही हूं, किडनी के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल सही, डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही सलाह देता हूं। उसने घड़ी दिखाते हुए आस्तीन ऊपर चढ़ाई। अनन्या ने मन ही मन आंखें घुमाई। रोलेक्स बच्चे की चीज है, आरव की घड़ियों के सामने तो यह खिलौना है। पूरा लंच हल्की फुल्की बातों में गुजरा। वीरन कोशिश करता रहा कि अनन्या बात करे, पर अनन्या के जवाब एकदम सूखे सूखे। नंबर मांगा तो गलत नंबर डाल दिया। बाहर निकले तो सूरज डूबने की कगार पर था। अच्छा दिन रहे आपका वीरन, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। आप दोनों का भी, उसने परफेक्ट दांत दिखाते हुए अलविदा कहा और अपनी ऑडी में बैठकर चला गया। कार में बैठते ही अनन्या ने रिया की तरफ घूमकर आंखें तरेरी। अगली बार ब्लाइंड डेट सेट करेगी तो पहले बता दिया कर, मैं घर पर ही रह जाया करूंगी। रिया बस हंसी जा रही थी। वीरन की औंडी आंखों से ओझल हो चुकी थी कि अनन्या ने पलटकर रिया को घूरा। हाथ बांधे, आंखें आग उगल रही थीं। रिया सिकुड़कर छोटी हो गई। पता था कि अब डांट पड़ेगी। ये इस महीने की 5वीं ब्लाइंड डेट थी रिया, अनन्या ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कितनी बार बोला कि मुझे सिंगल रहना पसंद है, फिर भी तू नहीं मानती। पर अनन्या, अगले महीने मैं यूरोप टूर पर जा रही हूं ना, तू अकेली पड़ जाएगी। रिया ने बच्चे की तरह मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़ लिया और झुलाने लगी। अनन्या ने माथे पर उंगली रखी। अरबों बार बोला ना, मुझे अपनी सिंगल लाइफ पसंद है, मुझे शांति चाहिए। वो जानती थी रिया उसकी भलाई चाहती है, पर अब हद हो गई थी। पर अनन्या, नो पर नो बट। अनन्या ने टैक्सी रोकी और दरवाजा खोल लिया। रिया ने होंठ लटकाते हुए कहा, मुझे मत छोड़ना, तुझे अकेलापन नहीं लगता, मुझे तो बहुत लगता है। और फिर बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर लटक गई। अनन्या हंस पड़ी। रिया का मुंह फुलाना इतना क्यूट था कि कोई मर्द होता तो उसकी हर बात मान लेता, पर वो मर्द नहीं थी। तेरे पास तो दोस्तों की पूरी फौज है, पर मुझे तू सबसे अच्छी लगती है ना। रिया ने जमीन पर पैर पटका। पायल झनकी। रिया ओबेरॉय देश के सबसे अमीर घर की इकलौती बेटी। जहां जाती लोग चिपक जाते, उसका साथ मिल जाए तो स्टेटस अपने आप चमक जाता। पर अनन्या कभी उसकी चमचा नहीं बनी। वो खुद की मालिक थी, इसीलिए रिया उसके पीछे पागल थी। गुस्सा मत होना प्लीज, रिया ने आंखें बड़ी करके और होंठ फुलाकर कहा। अनन्या हार गई। चल घर चलते हैं, वहां डांटूंगी तुझे भरपूर, फिर तेरी वाली वो बेवकूफी भरी डेटिंग शो देखेंगे। घर पहुंचकर दोनों ने पूरा एक सीजन उड़ा दिया। ब्लाइंड डेट वाला रियलिटी शो देखते हुए पॉपकॉर्न एक दूसरे पर फेंके, हंसे चिल्लाए। फिर रिया सोफे पर गोल होकर सो गई, बिल्कुल बच्ची की तरह। अनन्या ने हल्के से हंसकर उस पर कंबल डाला, बालों की चोटी बनाई और झाड़ू लेकर सफाई करने लगी। 2 साल पहले वाली अनन्या तो नौकरानी को बुला लेती, अब खुद करती थी। 23 साल की हो गई थी,
अब तो घर संभालना सीख लेना चाहिए। फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी। अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं। मां तभी फोन करती थीं जब कुछ चाहिए होता। आखिरी बार बात हुई थी कई महीने पहले। तब मां ने उस पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश की थी। अनन्या ने साइड होकर बचा लिया था, वरना चेहरा हमेशा के लिए जल जाता। मां को वो कभी पसंद नहीं थी। आरव वाला कांड होने के बाद तो नफरत साफ दिखने लगी थी। आखिरी रिंग पर उसने फोन उठाया। इतना टाइम क्यों लगाया? मां को इंतजार करवाती है। उधर से चीख निकली। अनन्या ने फोन कान से दूर कर लिया। पूनम मेहरा बिना रुके बकबक करती रहीं। बेइज्जती, नालायकी, कुल का नाम डुबोया, सब सुनाया। 5 मिनट बाद अनन्या बोली, मां जल्दी पॉइंट पर आ जाओ। हरामजादी। हां हां, मैं कुलक्षणी हूं। आपने मुझे पैदा करके गलती की। ये सब तो रोज सुन लिया, नया क्या है? हर बार यही डायलॉग। मां ने कभी उससे प्यार नहीं किया। सारा प्यार छोटी बहन आरुषि मेहरा को मिलता था। घर की लाडली, परफेक्ट बेटी। तेरी बहन का जन्मदिन है अगले हफ्ते। बैंक्वेट में आजा, थोड़ी सी शक्ल दिखा दे, हमारा मुंह ना काला कर। पूनम ने दांत पीसकर कहा। अनन्या को हंसी आ गई। पक्का मुझे बुलाना चाहती हो? दादाजी को फोन कर दूं? क्योंकि असल मकसद तो वही है ना। उधर से खामोशी। बिल्कुल सही पकड़ा था। आरुषि के बर्थडे में अगर मेहरा ग्रुप के मालिक, देश के सबसे ताकतवर बुजुर्ग रतन मेहरा आ जाई तो स्टेटस अपने आप चांद पर पहुंच जाएगा। 5 पोतियों में सिर्फ अनन्या ही थी जिसका दादाजी के दिल में खास कोना था। कैसे? 4 साल की उम्र से ही अनन्या ने दादाजी का दिल जीत लिया था। पूनम को यह बात आज भी जलाती थी। अगर दादाजी का सहारा ना होता तो आज मां उसका नाम भी ना लेती। अनन्या ने होंठ चबाते हुए कहा, ठीक है, आ जाऊंगी, पर सिर्फ दादाजी के लिए। बाकी किसी को मुझसे उम्मीद ना रखना। फोन कट गया। अनन्या ने फोन सोफे पर फेंका और लंबी सांस ली। सोफे पर रिया अभी भी गहरी नींद में थी। अनन्या मुस्कुराई। कम से कम एक इंसान तो था जिसके लिए वो सच में कीमती थी। हरामजादी, इतना घमंड मत दिखा। मैंने तुझे अपने खून पसीने से 23 साल पाला है। पूनम मेहरा ने नाखूनों वाली हथेली जोर से ग्लास टेबल पर दे मारी। अनन्या ने आंखें घुमाई। मां जी, आपने मुझे गोद में एक बार ही उठाया था जब मैं पैदा हुई थी। उसके बाद नौकरानियों की लाइन लगा दी। जब चलने लगी तो नई वाली लाइन। ये कोई अफवाह नहीं थी कि पूनम अपनी बड़ी बेटी से नफरत करती थी। अनन्या उस रात पैदा हुई थी जब पूनम और विनय मेहरा का रिश्ता चट्टान से टकराने वाला था। दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी। बुजुर्गों ने बच्चे के लिए दबाव डाला तो पूनम को मजबूरी में विनय के साथ सोना पड़ा। उस रात को वो आज भी कोसती थी। नफरत भरी रात। जब अनन्या पेट में आई तो पूनम को गुस्सा आया। इतनी तकलीफों के बाद भी बेटी? बुजुर्गों को तो बेटा चाहिए था, वारिस चाहिए था। फिर आरुषि पैदा हुई। उस वक्त तक विनय पूनम का रिश्ता प्यार में बदल चुका था। आरुषि प्यार की उपज थी, इसलिए सारी मोहब्बत उसी को मिली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मां से ऐसे बात करने की? मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, शराब नहीं पी तेरी वजह से, और फिर तेरा भारी सिर निकालते वक्त मैं चीखी थी। थोड़ा अदब से। पूनम का सब्र टूटने को था। आरुषि का जन्मदिन 2 हफ्ते बाद है, आ जाएगी ना? पूनम ने सोचा, लो अब चुप हो गई हरामजादी। कुछ सेकंड खामोशी। फिर पूनम की नस फटने को हुई। सुना तू? हां मां, सुना, आ जाऊंगी, अनन्या ने थकी हुई आवाज में कहा। नहीं आई तो मैं और तेरे पापा खुद आकर घसीट कर ले जाएंगे। पूनम चीखी। उसे पता नहीं था कि अनन्या कब की उस घर से निकल चुकी है। वैसे आरुषि को तुझसे बहुत प्यार है। अनन्या ने फोन काट दिया। आरुषि को उससे प्यार? सदी का सबसे बड़ा मजाक। पियानो प्रोडिजी आरुषि मेहरा को अपनी बड़ी बहन की जरूरत सिर्फ तब पड़ती जब कुछ फायदा होता। जैसे ही आरव ने अनन्या को लात मारी, आरुषि ने भी मुंह फेर लिया। अगर बैंक्वेट में जा रही है तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आरव राजवंश की नाक में दम कर दे। अनन्या चौंकी। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। पलटी तो रिया कंबल ओढ़े आंखें मलती खड़ी थीं। तुझे ऐसा बंदा कहां मिलेगा? आरव देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है। अनन्या ने फोन सोफे पर फेंका और झाड़ू फिर उठा ली। सॉरी, तुझे जगा दिया? मैं ज्यादा तेज बोल रही थी क्या? अनन्या ने टॉपिक बदलने की कोशिश की। नहीं,
मैं हल्की नींद वाली हूं, और वैसे भी पूनम आंटी की नाक वाली आवाज में कोई कैसे सोए? रिया ने नाक सिकोड़ी। अनन्या हंस पड़ी। कम से कम कोई एक तो था जिसका साथ हमेशा था। रिया उसे झाड़ू लगाते देखती रही। 2 साल पहले ये काम नौकरानी करती थी, अब खुद कर रही थी। देखने में लग रही थी जैसे कोई साधारण गृहस्थ औरत। अपनी क्लीन को 3 बार बुलाया कर, कमर दुखेगी, हाथ खुरदुरे हो जाएंगे, रिया चिंता से बोली। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, औरत को कुछ तो आना चाहिए ना, सफाई मेरा स्किल बन जाएगा। वैसे भी मेरी क्लीनर ने अभी बच्चा पैदा किया है, उसे आराम चाहिए। रिया के होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। 2 साल में इंसान इतना बदल सकता है, यह उसने पहले कभी सोचा नहीं था। पगली, तू इतनी सारी चीजें अच्छा करती है। क्योंकि पूनम और विनय मेहरा चाहते थे कि मैं करती रहूं, अनन्या ने किचन में जाते हुए कहा। बच से ही मुझे परफेक्ट बहू बनाया गया था। वो सब्जियां काटने लगी। रिया धीरे से बुदबुदाई, पर तू पियानो में तो बहुत अच्छी थी। अनन्या ने सुना नहीं। कुछ देर खामोशी रही, आराम भरी खामोशी। रिया उसे पीठ करके खाना बनाते देखती रही। खुशबू कमाल की आ रही थी, पर उसका दिल दुख से भर गया। अनन्या की पूरी जिंदगी उसी मर्द के इर्द गिर्द बनाई गई थी जिसने उसे तोड़ दिया। बचपन से सिखाया गया था कंपनी कैसे चलानी है, आरव के नहीं होने पर उसकी जगह कैसे लेना है, उसका सहारा कैसे बनना है, परफेक्ट बीवी कैसे बननी है। सारी ट्रेनिंग, सारी रातें जागकर पढ़ना, सब 6 महीने में तिनके के माफिक उड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरव को किसी और से प्यार हो गया। रिया ने दूर से अनन्या को देखा। उसकी हंसी में अब भी दर्द छुपा था, उसकी आंखों में अब भी वो पुराना आत्मविश्वास नहीं लौटा था। रिया ने मुट्ठी कसी, बस एक बार आरव राजवंश उसके सामने आ जाए। वो देखेगी कि उसकी दोस्त को किसने इस कदर तोड़ा था। रिया रात को खाना खाकर फोटोशूट की तैयारी के लिए घर चली गई। अनन्या ने किचन साफ किया, नहाया और फिर अपने ऑफिस रूम में पहुंच गई। पता नहीं क्यों, पर यह कमरा उसे सबसे ज्यादा सुकून देता था। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी, सामने चमचमाती मुंबई की लाइटें, नीचे दौड़ती गाड़ियों की चकाचौंध और हल्की सी कॉटन की खुशबू, सब मिलकर उसे शांति देते थे। विंडो सीट पर बैठकर वो शहर को निहारती रही। हाथ में वाइन ग्लास था, पर अंदर नींबू पानी। हल्के से मुस्कुराई। शराब छोड़ने की कोशिश कर रही हूं, पर ग्लास तो वही चाहिए ना। फिर आंख लग गई और फिर से वही बुरा सपना शुरू हो गया। रिंग रिंग रिंग। अगली दोपहर फोन की घनघना उठा। अनन्या चौंक कर उठी। कमर, गर्दन, हर जगह दर्द। ऐसे सोया तो दर्द तो होगा ही। उसने बुदबुदाया और फोन उठा लिया। हेलो, नींद भरी आवाज। अनन्या बेटा, अभी उठी क्या? दूसरी तरफ से गहरी, ताकतवर पर प्यारी आवाज आई। रतन मेहरा, दादाजी। अनन्या तुरंत सीधी हो गई, जैसे सामने ही बैठे हों। जी दादाजी, अभी अभी। दादाजी हल्के से हंसे। दोपहर का 1 बज रहा है बेटा, इतना सोना ठीक नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोले, उम्मीद है वाइन या व्हिस्की पीकर नहीं सोई होगी। अनन्या मुस्कुराई। नहीं दादाजी, आपसे वादा किया था ना। हां, कल रात नींबू पानी वाइन ग्लास में पी थी। दादाजी जोर से हंस पड़े। चलेगा, शराब ना हो तो ग्लास जो मर्जी हो। फिर बोले, खाना खाया? अनन्या की भौं उठी। दादाजी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अभी नहीं। आपने? मैंने भी नहीं। चल, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्तरां में मिल ले, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। अनन्या को पता था कि बात यहीं नहीं रुकेगी, पर अकेलापन इतना था कि मना नहीं कर पाई। ठीक है दादाजी, 1 घंटे में पहुंचती हूं। टैक्सी से उतरी तो आसपास की सोशलाइट औरतें फिर घूरने लगीं। सफेद चैनल ब्लाउज, वेलेंटिनो पैंट्स, लेटेस्ट बैग। पुरानी क्वीन अभी भी क्वीन ही लग रही थी, बस गाड़ी प्राइवेट नहीं थी, टैक्सी थी। यही बात सबकी जीभ पर थी। अरे वाह, इतने महंगे कपड़े और टैक्सी से आई? क्रेडिट कार्ड तो कट गए थे ना? जरूर किसी से मंगवाए होंगे, कितनी बेशर्मी है। अनन्या ने कान नहीं दिए, सिर ऊंचा करके सीधे अंदर बढ़ गई। काउंटर पर खड़ी हॉस्टेस ने ऊपर नीचे देखकर पूछा, मैम, रिजर्वेशन? नहीं। पीछे खड़ी औरतें हंस पड़ी। अब देखो, बाहर निकलते हुए मुंह लटकाकर जाएगी। हॉस्टेस ने नकली मुस्कान दी। सॉरी मैम,
बिना रिजर्वेशन एंट्री नहीं है। अनन्या ने हल्की भौं उठाई तो हॉस्टेस ने आंखें घुमाई। तभी एक लंबा सख्त चेहरा वाला आदमी आया। ऐश ग्रे सूट, चेहरा पत्थर। हॉस्टेस तुरंत झुक गई। गुड आफ्टरनून मिस्टर कपूर। इन्हें अंदर जाने दो, इन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। आवाज इतनी ठंडी कि हवा जम जाए। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। विक्रम कपूर, कितने दिन हो गए? विक्रम का पत्थर सा चेहरा पिघल गया। उसने प्यार से अनन्या का सिर थपथपाया। पूरे 2 साल, बहुत याद आई तुम्हारी। फिर उसे प्राइवेट रूम की तरफ ले गया जहां दादाजी इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़ी औरतें मुंह बाएं देखती रह गईं। वो विक्रम कपूर जिसने बॉलीवुड के टॉप स्टार को भी बाहर फेंकवाया था, आज किसी को अपने हाथ से अंदर ले जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि विक्रम कपूर की जान बचाने वाली औरत कोई और नहीं, यही अनन्या मेहरा थी। दादाजी, सॉरी, लेट हो गई। कितनी देर इंतजार करवाया? अनन्या ने कुर्सी खींचते हुए नरम स्वर में पूछा। रतेज नजरों वाले बुजुर्ग ने चाय का घूंट भरा और मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी आया हूं। बिल्कुल झूठ। उनके पीछे खड़ा प्राइवेट सेक्रेटरी विक्रांत शर्मा ने होंठ काटे। बॉस ने तो फोन रखते ही यहां पहुंचकर टेबल बुक करवा ली थी। 5 पोतियां हैं, पर ये वाली सबसे लाडली है। पक्का? विक्रांत की होंठ अभी अभी फड़के हैं। अनन्या ने शरारत से कहा। वो जानबूझकर आधा घंटा पहले आई थी, क्योंकि दादाजी हमेशा पहले पहुंचते हैं। रतन मेहरा जोर से हंसे। लगता है इसे बाहर खड़ा कर देना चाहिए था। ऐसा मत कहिए दादाजी, 10 साल से आपका दाना हाथ है विक्रांत। अनन्या ने चाय पीते हुए चिढ़ाया। विक्रांत ने लंबी सांस ली। ये दोनों हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे वो कमरे में हो ही ना, पर मन ही मन खुश था। जब ये हंसते हैं उसे सुकून मिलता है। अरे विक्रांत, बैठो ना। अनन्या ने इशारा किया। नहीं मैम, मुझे अभी निकलना है, उसने मुस्कुराकर मना किया। ठीक उसी सेकंड उसका फोन बजा। सलाम करके बाहर चला गया। बेटा, तू इन दिनों कैसी है? पिछले हफ्ते लौटा हूं, अभी तक तेरे फ्लैट पर भी नहीं गया, दादाजी ने प्यार से कहा। रतन मेहरा, मेहरा होटल्स के बादशाह और मेहरा कॉरपोरेशन के मालिक। सबसे छोटे बेटे थे, पर मेहनत से सब कुछ अपने दम पर बनाया। वही पुराना रूटीन, कुछ नया नहीं, अनन्या ने मेन्यू उठाते हुए कहा। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कल फिर रिया ने तेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, दादाजी ने बेपरवाही से कहा, पर आंखें बाज की तरह उस पर टिकी थीं। अनन्या कड़क गई। मेन्यू नीचे रखकर बोली, दादाजी प्लीज बताइए कि आपने फिर से मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स नहीं लगा दिए? दादाजी हल्के से हंसे। तू मेहरा घर की पोती है, मेरी सबसे प्यारी पोती। तेरे सिर पर निशाना लगा रहता है, सिक्योरिटी जरूरी है। मेरी प्राइवेसी का क्या? अनन्या ने मुंह फुलाया। प्राइवेसी से ज्यादा तेरी जान प्यारी है, खासकर जब वो राजवंश का हरामजादा और उसकी रखैल शहर में घूम रहे हों। दादाजी की आवाज शांत थी, पर अंदर आग भड़क रही थी। जब आरव ने अनन्या को अपमानित किया था, उस वक्त दादाजी विदेश में थे। आरव ने सही मौका देखकर वार किया था, जब अनन्या के सारे साथी बाहर थे। 3 दिन में उसने अनन्या को अपमानित किया, घर से निकलवाया, ब्लैकलिस्ट करवाया, मारा पीटा और जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उससे डरती नहीं हूं दादाजी। अनन्या की आवाज कांप गई। दादाजी ने उसका चेहरा देखा, टूटा हुआ, दर्द से भरा। उनका दिल पसीज गया। मेरा पुराना ऑफर अभी भी है, हम उस लड़की को रास्ते से हटा सकते हैं। नहीं दादाजी, अनन्या ने फौरन रोका। एक भी हाथ लगाया तो राजवंश की पूरी प्राइवेट आर्मी हम पर टूट पड़ेगी। पहले वाली अनन्या होती तो तुरंत हां कर देती, अब नहीं। वो जहरीली एक्स मंगेतर नहीं बनना चाहती जो पुराना थाई पकड़कर लटकी रहे। उस हरामखोर ने जो किया वो माफ करने लायक नहीं, दादाजी ने मेन्यू पटकते हुए कहा। अनन्या ने सब कुछ झेला था, धमकियां, कातिल भेजना, रात रात भर जागकर फाइलें करना। नैना तो छुपी रहती थी, कभी सामने नहीं आई। सारा बोझ अनन्या पर। मैं बीती बातों को भूलना चाहती हूं दादाजी, बार बार कुरेदना ठीक नहीं। अनन्या ने पेट पर हाथ रख लिया, जैसे खुद को ढाल बना रही हो। दादाजी का चेहरा नरम पड़ गया। सामने बैठी लड़की अब सिर्फ एक खोल रह गई थी, दरारें साफ दिख रही थीं। ठीक है, फिर इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। दादाजी ने गहरी सांस ली।
बहुत दिन हो गए, आराम से लंच करते हैं। ऑर्डर कर बेटा, आज मैं तेरे लिए कुछ भी करवा दूंगा। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराकर मेन्यू फिर उठा लिया, पर उसकी आंखें अब भी नम थीं। अनन्या जानती थी कि अब आरव राजवंश से उलझना पागलपन है, और उसकी आंखों की पुत्री नैना शर्मा को हाथ लगाना तो फिर मौत को गले लगाने के बराबर। राजवंश परिवार देश का तीसरा सबसे ताकतवर खानदान था। नैना के चारों तरफ लोहे की दीवार थी। एक भी खरोंच आई तो सामने वाला राख हो जाता। 2 साल पहले वाली अनन्या को यह सब डर नहीं लगता था। वो बार बार नैना को निशाना बनाती थी, बदनाम करती थी, धमकियां भिजवाती थी, बेचारी जो कभी मुंह नहीं खोलती थी। गुस्से में अंधी होकर अनन्या ने नैना का पूरा बैकग्राउंड खंगाला था, और एक ऐसी बात पता चली जो कभी नहीं पता चलनी चाहिए थी। जब वो उसे सबके सामने उजागर करने वाली थी, नैना ने पहले ही आरव के कानों में फुसफुसा दिया। और पहली बार जब नैना ने उससे कुछ मांगा, आरव ने आसमान पाताल एक कर दिया। नतीजा, अनन्या की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह, और एक ऐसी चीज खो गई जो कभी वापस नहीं आ सकती। उस रात की याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। वो घुटनों पर बैठी आरव के पैरों से लिपट कर रो रही थी, और जिस मर्द को उसने शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, उसने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे सड़क पर नंगा करवा दिया। राजवंश मेंशन के बाहर वो कांपती रही, फिर टैक्सी बुलाकर किसी तरह घर पहुंची। रात थी, इसलिए पपराजी नहीं थे, पर सुबह तक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में अनन्या के पास कुछ न बचा। अनन्या बेटा, कहां खो गई? दादाजी की आवाज ने उसे झकझोरा। सॉरी दादाजी, बस यूं ही। उसने चाय का घूंट लिया। खाना लगभग खत्म हो चुका था। पता है तुझे क्या चल रहा है दिमाग में? दादाजी ने रुमाल से मुंह पोंछा। वो मीठी बातें करने वाले इंसान नहीं थे, प्यार दिखाते थे छोटे छोटे कामों से। आज तो बहुत प्रोफेशनल लग रही है, दादाजी ने उसकी सफेद शर्ट और काली पैंट की तरफ देखकर कहा। पता था आप मुझे मेहरा कॉरपोरेशन में घसीटने वाले हैं, इसलिए तैयार होकर आई, अनन्या ने हंसते हुए कहा। दादाजी ठाका मारकर हंसे। पकड़ी गई, पर आज नहीं बेटा, आज सिर्फ लंच है। लंच के बाद अनन्या घर लौटी। वही पुराना बोरिंग रूटीन। 2 साल पहले उसकी जिंदगी सिर्फ आरव के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी फाइलें, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी बिजनेस प्लानिंग, पूरा दिन उसी के लिए। टैक्सी से उतरते वक्त आसमान काला पड़ रहा था। लॉबी में घुसते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लिफ्ट में वही पुरानी लिफ्ट वाली लड़की थी। गुड आफ्टरनून मिस मेहरा, उसने झुककर सलाम किया। गुड आफ्टरनून, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। आज का दिन कैसा रहा? बहुत थकान तो नहीं होती? अच्छा रहा मैम, बस खड़े खड़े पैर दुखते हैं, पर पहले वाली जॉब से बेहतर है, लड़की खुश होकर बोली। इस बिल्डिंग के सारे अमीर लोग उसे हवा समझते थे, सिर्फ अनन्या ही बात करती थी। लिफ्ट बंद हुई तो लड़की बोली, अच्छा दिन रहे मैम। तुम्हारा भी, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। घर में घुसते ही उसने कोट उतारा, बैग पटका और खिड़की के पास बैठ गई। मुंबई की बारिश दीवारों से टकरा रही थी, उदास, भारी, दिल तोड़ने वाली बारिश। नजर कोने में पड़े चमचमाते काले पियानो पर गई। कई हफ्तों से छुआ नहीं था, पर आज बारिश इतनी परफेक्ट बैकग्राउंड दे रही थी कि मन नहीं माना। वो उठी, पियानो के सामने बैठी, गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं, और उंगलियां खुद ब खुद बारिश के साथ ताल मिलाने लगीं। मोजार्ट से शुरू करके बीथोवेन तक पहुंची। सारी उदास धुनें, जितनी तेज बारिश उतनी तेज उंगलियां। कभी वो भी पियानो प्रोडिजी थी। आरुषि के जन्म से पहले, मां की बेरुखी से पहले, उसके कमरे में ट्रॉफियां भरी रहती थीं, जो भी कंपटीशन, गोल्ड मेडल उसका। फिर आरुषि आई, उसमें भी वही टैलेंट निकला। अनन्या को इतनी खुशी हुई कि छोटी बहन को खुद सिखाने लगी। पर जब लोग तुलना करने लगे, आरुषि ने पियानो छोड़ दिया और कमरे में बंद हो गई। 14 साल की अनन्या ने अपना चमकता करियर हमेशा के लिए रोक दिया, ताकि छोटी बहन चमक सके। और बदले में मिला क्या? आरुषि ने मां बाप का प्यार उसके सामने परोसा, और जब मौका मिला तो नैना का साथ दिया, अपनी बड़ी बहन का नहीं। कभी नहीं, फिर कभी नहीं। अनन्या ने दांत भींचकर बुदबुदाया। सूरज डूबा, रात गहराई। वो बजाती रही, उंगलियां सुन्न हो गईं, माथे पर ठंडा पसीना। फिर अचानक वो पियानो पर गिर पड़ी।
चांदनी उसकी पारदर्शी त्वचा पर पड़ रही थी और वो फिर से उन बुरे सपनों में खो गई। अगली सुबह अनन्या की आंख पियानो पर ही खुली। सारा बदन टूट रहा था। ये आदत छोड़नी पड़ेगी, कहीं भी सो जाना, उसने कराहते हुए खुद को कोसा। उठी, स्ट्रेच किया, नहाया, हल्का नाश्ता बनाया। किचन काउंटर पर बैठी कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रही थी कि फोन बज उठा। सुबह 7 भी नहीं बजे थे। स्क्रीन पर रिया। उठाते ही उधर से घबराई हुई आवाज आई, अनन्या, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। रिया कभी हेलो हाय स्किप नहीं करती जब तक कुछ बहुत गंभीर ना हो। ए बी नेगेटिव, क्या हुआ? तुझे कुछ हुआ? अनन्या काउंटर से कूद पड़ी। उधर से राहत की लंबी सांस। ठीक वही चाहिए था। तू अभी कहां है? 10 मिनट में फर्स्ट हॉस्पिटल पहुंच सकती है? कोशिश करती हूं। अनन्या कोट बैग उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। प्लीज जल्दी आ जा। रिया की आवाज कांप रही थी। बता तो क्या हुआ? तू ठीक है ना? अनन्या लिफ्ट में घुसी। आज दूसरा लड़का था। मैं ठीक हूं, पर मेरा भाई। रिया की आवाज टूट गई। बड़ा वाला? फिर पीछे शोर हुआ और फोन कट गया। अनन्या ने बार बार कॉल मिलाया, कोई जवाब नहीं। लॉबी से बाहर निकली तो टैक्सी आसानी से मिल गई। फर्स्ट हॉस्पिटल 10 मिनट में। उसने 2000 का नोट टिप जार में डाल दिया। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया। रास्ते भर अनन्या की उंगलियां आपस में उलझी रहीं। रिया के 2 बड़े भाई हैं। दोनों उसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो रिया का क्या हाल होगा? 8 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई। फोन मिलाया। पहली रिंग पर रिया ने उठाया। मैं पहुंच गई, तू कहां है? फर्स्ट फ्लोर, इमरजेंसी के पास। 2 मिनट में अनन्या वहां थी। रिया नाखून चबाते इधर उधर टहल रही थी। चारों तरफ काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स, सबके चेहरे पर टेंशन। रिया! अनन्या! रिया दौड़ कर आई और उसे जोर से गले लगा लिया, जैसे कोआला पेड़ से चिपक जाए। क्या हुआ? ब्लड ग्रुप क्यों पूछा? अनन्या ने पूछा। मेरा भाई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ए बी नेगेटिव चाहिए तुरंत, पर हॉस्पिटल में स्टॉक खत्म है। रिया की आंखें लाल थीं। ओबेरॉय फैमिली का सीईओ यहां पड़ा है और इनके पास ब्लड नहीं। मैं मम्मी पापा से शिकायत करूंगी। अनन्या ने उसकी पीठ थपथपाई। चुप, ले ले मेरा ब्लड। रिया की आंखें चमक उठीं। सच में? तू बेस्ट है यार। वो उछल पड़ी, फिर बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी अनन्या ब्लड देगी। बॉडीगार्ड भागा। रिया फिर अनन्या से लिपट गई। यार, तेरे बिना मैं सच में क्या करती? उसने इतनी जोर से गले लगाया कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्लड निकालने की प्रक्रिया बहुत जल्दी खत्म हो गई। 2 पाउच भरते ही नर्स ने सुई निकाली। हो गया मैम, आप जा सकती हैं। अनन्या उठी तो अचानक दुनिया घूमने लगी। कान में सीटी सी बज रही थी, नजर धुंधली। अनन्या, तू ठीक तो है? रिया ने चिंता से उसका कंधा पकड़ा। हां, बिल्कुल ठीक। अनन्या ने झूठ बोला, पर आवाज कमजोर थी। नर्स ने तुरंत समझ लिया, ज्यादा ब्लड निकल गया। ये लो मैम, ग्रीन जूस और सेब, चक्कर ठीक हो जाएगा। अनन्या ने चुपचाप बैठकर पीना खाना शुरू किया। नर्स ने ब्लड लेकर सर्जरी रूम में गाड़ी बढ़ा दी। ऊपर ऑपरेशन जारी का लाल बल्ब जल उठा। रिया कुर्सी पर बैठी, होंठ चबाते, पैर हिलाते इंतजार करने लगी। अनन्या ने उसकी हालत देख रही थी। डायवर्ट करने के लिए बोली, अच्छा ये तो बता, कौन सा भाई है, बड़ा वाला या उससे बड़ा वाला? बड़ा वाला, यानी विराज भैया। रिया ने धीरे से कहा। विराज? नाम सुनते ही अनन्या के दिमाग में हल्की सी घंटी बजी। कहीं सुना सुना सा लग रहा था। रिपोर्ट में कार एक्सीडेंट बता रहे हैं, पर मम्मी पापा ने गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। उन्हें लगता है किसी ने जानबूझकर किया। रिया की उंगलियां आपस में उलझ गईं। अनन्या का दिल बैठ गया। उसने रिया को साइड से गले लगाया। सुन, ऐसा रोज होता है बड़े घरों में, पर इस बार वो चूक गए। अगली बार विराज भैया तैयार होंगे। पर अगर अगली बार? कोई अगली बार नहीं। तेरा भाई एक फोन पर आर्मी और अंडरवर्ल्ड दोनों बुला सकता है। जिसने किया वो बस लकी था कि भैया उस दिन बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उलझे थे। ठीक उसी वक्त सर्जरी का लाल बल्ब बुझ गया। डॉक्टर और नर्स बाहर आए। तीनों ने एक दूसरे को झुककर नमस्ते किया। डॉक्टर साहब, भैया ठीक तो है ना?
डॉक्टर मुस्कुराए। बिल्कुल स्थिर हैं, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, 2-3 दिन में होश आ जाएगा। आप वीवीआईपी वार्ड में मिल सकती हैं, चेयरमैन साहब ने खास तौर पर अलॉट किया है। वीवीआईपी वार्ड, जिसमें सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या टॉप जनरल ही जा सकते हैं, पैसे या रुतबे से नहीं मिलता। पर ओबेरॉय घर के बड़े बेटे को बिना पूछे मिल गया। कमरे में घुसे तो आम इंसान मुंह खुला रह जाता। बकिंघम पैलेस से कम नहीं। पर अनन्या और रिया को तो बचपन से ऐसा ही देखते आए थे। दोनों के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं। वीराज भैया को बेड पर शिफ्ट किया गया, मशीनें लगाई गईं, सब बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ ही था कि अनन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी। रिया ने नाम देखकर नाक से कोड़ी। उठा, देखते हैं पिशाचिनी आज क्या चाहती है। अनन्या ने स्पीकर ऑन किया। उधर से बर्फ ठंडी चीख गूंजी। आ रही है या नहीं? सारे मैसेज इग्नोर कर रही है। मां, मैं बिजी थी। बिजी? परिवार से ज्यादा जरूरी क्या है, नालायकी कहीं की? रिया की त्योरियां छड़ गईं। जल्दी बोलो, क्या चाहिए? मेरे पास जरूरी काम है, अनन्या ने कहा। आरुषि का बर्थडे आने वाला है, आ रही है या नहीं? अनन्या ने होंठ सिकोड़े। मैं नहीं। रिया ने फोन छीन लिया। आ रही है, और बिना जवाब सुने काट दिया। अनन्या हक्की बक्की। तू पागल हो गई है? मुझे शेरनी के मुंह में धकेल रही है? रिया के होंठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। पगली, मेरे दिमाग में इससे भी बड़ा प्लान है। अनन्या को बुरा लगने लगा। रिया जब ऐसे मुस्कुराती है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। सुन, उस दिन आरव और उसकी चमेली दोनों जरूर आएंगे, क्योंकि आरुषि उनकी सबसे बड़ी चमची जो ठहरी। पर तुझे पता है, आरव से ज्यादा रुतबा और पैसा इस देश में गिने चुने लोगों के पास है। और संयोग से मेरे सुपरहिट भाई वीराज ओबेरॉय, जिनका सरनेम भी राजवंश से कहीं ऊंचा है, उस रात बिल्कुल फ्री हैं। रिया ने ताली बजाई। मैं वीराज भैया को तेरा डेट बनाकर भेजूंगी, फिर देखना आरव की क्या हालत होती है। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। ये प्लान खतरनाक था, पर दिल के किसी कोने में थोड़ी सी शरारत भी जगने लगी थी। रिया, वो प्लेबॉय कभी नहीं मानेगा। अनन्या ने लंबी सांस ली। सब जानते थे कि वीराज ओबेरॉय का दूसरा भाई यश ओबेरॉय लड़कियां बदलता है जैसे लोग शर्ट। बड़े भाई वीराज की तरह ठंडा गंभीर नहीं, बल्कि हंसमुख मस्तमौला। पर गुस्सा आए तो हवा भी जम जाए। मुस्कुराते हुए किसी की जान ले सकता है। इतनी औरतें उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं, पर आज तक किसी को बैंक्वेट, पार्टी या पब्लिक फंक्शन में साथ नहीं ले गया। जिंदगी में सिर्फ 2 गर्लफ्रेंड्स थीं, वो भी किसी को पता नहीं कौन थीं। किसी की नहीं सुनता, सिर्फ बड़े भाई वीराज की। यहीं तू गलत है बेबी, रिया ने शैतानी हंसी हंसी। यश भाई जिद्दी है, पर अगर मैं बोलूं कि तूने उनके प्यारे बड़े भाई की जान बचाई तो मां ने बिना रहेगा। और यह भी जोड़ दूंगी कि तूने इतना ब्लड दिया कि बेहोश होने वाली थी। रिया की आंखें चमक रही थीं। उसे अपना प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ लग रहा था। अनन्या ने सिर पकड़ लिया। रिया, प्लान में एक बहुत बड़ा छेद है। यश भाई तेरी हर जिद पूरी करते हैं, पर लड़कियों के मामले में उनकी मर्जी पत्थर की लकीर है। इतनी हसीनाएं घूमती हैं उनके आसपास, फिर भी किसी को डेट पर नहीं ले जाते। जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहती। रिया ने मासूमियत से पूछा, मेरे परफेक्ट प्लान में क्या खराबी है? आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसके साथ जाऊं। वो जलता ही नहीं। उसके लिए वो खुद ही इस देश का नंबर 1 मर्द है। और अगर नैना वहां होगी तो उसकी आंखों में दुनिया में सिर्फ वही होगी, बाकी सब धुंधला। अनन्या की आवाज आखिर में कांप गई। वैसे भी मैं उससे ऊपर उठ चुकी हूं। झूठ था, थोड़ा सा, पर था। रिया ने टॉपिक बदल दिया। ठीक है, उस हरामजादे को भूल जा। अब फोकस करें आरुषि और तेरी मां बाप पर तमाचा मारने पर। जिन्होंने तुझे छोड़ा था उन्हें पछताएंगे। अन्या चुप रही, पेट पर हाथ रखकर सोच में डूब गई। इसी बीच रिया ने फोन निकाला। अनन्या को लगा ड्रेस ढूंढ रही होगी, पर जब रिया की आंखों में वो खतरनाक चमक दिखी, अनन्या ने झांका। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट। यश भाई, तूने? अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हां जी, कर दिया, रिया ने गाते हुए कहा। हरामजादी, मेरे सामने ही प्लान बना रही है। अनन्या गुस्से से लाल।
एक दिन तू मेरे पैर दबाएगी इस मौके के लिए? रिया ने ताली बजाई। या एक दिन क्यूबा के समंदर में जागेगी? अनन्या दांत पीसकर बोली। तभी फोन डिंग किया। रिया चीख पड़ी। हां कर दिया, हां कर दिया। फोन अनन्या के मुंह के सामने। अरे बबल में साफ लिखा था, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अनन्या का मुंह खुला रह गया। ये प्लान सच में चलने वाला था। यश ओबेरॉय ने 3 सेकंड में हां कर दी थी। अब अनन्या के पास भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची। उसने हथियार डाल दिए और रिया के प्लान के हवाले हो गई। यश की हां मिलते ही रिया का फोन बज उठा। मैनेजर ने परफ्यूम कैंपेन की ऑडिशन के लिए बुलाया। रिया ने मुंह लटकाकर अनन्या को बाएं कहा और भागी। अनन्या हंस पड़ी। बचपन से रिया ऐसी ही चिपकू है। हॉस्पिटल से निकली तो दोपहर के सिर्फ 2 बजे थे। दादाजी से कोई मीटिंग नहीं थी, शेड्यूल खाली। सोचा थोड़ा टहल लेती हूं। कई घंटे घूमती रही। विंडो शॉपिंग, एक क्यूट कैफे में लंच, बुक स्टोर। जब घड़ी देखी तो शाम के 6 बज चुके थे। हैरानी हुई कि इतनी देर घूमने के बाद भी वो फर्स्ट हॉस्पिटल के आसपास ही थी। सफेद इमारत सड़क पार खड़ी चमक रही थी। घर जाने को टैक्सी रोकने ही वाली थी कि नजर एक ठेले पर पड़ी। एक बूढ़ी दादी सब्जी बेच रही थी। ठेला अभी भी भरा हुआ था। दिन भर में शायद 2 ग्राहक भी ना आए हों। अनन्या दौड़कर पास के स्टोर से हैंड वार्मर पैकेट खरीदा और दादी के पास पहुंची। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटी। दादी ने झुर्रियों भरा मुस्कान दिया। आज बहुत ठंड है, ये हाथ गर्म रखेगा। अनन्या ने पैकेट उनके हाथ में रख दिया। अरे वाह, आजकल के बच्चे इतने अच्छे भी होते हैं। दादी की आंखें चमक उठीं। फौरन थैली में 2-3 अतिरिक्त सब्जियां डाल दी। अरे नहीं दादी। ले ले बेटी, नेकी का मोल नहीं होता। अनन्या ने होंठ चबाए और फिर ढेर सारी सब्जी खरीद ली। दाम भी बाजार से कम थे। वाह बेटी, कितना बड़ा परिवार है तेरा। दादी हंसी। नहीं दादी, परिवार नहीं है, बस मुझे सब्जी बहुत पसंद है। अनन्या ने हल्के से हंसकर कहा। फिर अचानक दिल में चुभन हुई। परिवार। मां बनने का ख्याल आते ही पुराना दर्द उभरने लगा। उसने खुद को संभाला। दादाजी को देसी ऑर्गेनिक सब्जी बहुत पसंद है, सोचा उनके लिए खाना बनाऊं। उसने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल ठीक है बेटी, दादी ने तौलते हुए कहा। कुछ अजीब सा था दादी में, पर अनन्या ने नजरअंदाज कर दिया, शायद स्ट्रीट लाइट की वजह से। अब तू घर जा बेटी, रात हो रही है। अकेली लड़की को अच्छा नहीं, दादी ने चिंता से कहा। अनन्या ने अपना मफलर उतारा और दादी के गले में लपेट दिया। अरे इतना अच्छा मफलर। आप रखिए दादी, ठंड से बचाएगा। दादी ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया। जा अब, देर ना हो जाए। अनन्या मुस्कुराकर चल दी। उसे पता नहीं था कि पीठ पर कोई भारी नजरें चिपकी थीं। जिस पल उसने हैंड वार्मर खरीदा था, उसी पल से कोई उसे देख रहा था। वो आदमी हैरान था। इतनी नरमी, दूसरों की फिक्र, ये अनन्या मेहरा हो ही नहीं सकती। जिस अनन्या को वो जानता था, वो तो नेकी शब्द सुनकर भी हंसती थी। आरव राजवंश ने आखिरी कश लिया और सिगरेट जमीन पर फेंक कर जूते से मसला। वो तो विराज ओबेरॉय से मिलने आया था, पर गाड़ी से दूर खड़े खड़े अनन्या को देखता रह गया। इतनी दूर था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर जो दिख रहा था वो यकीन करने लायक नहीं था। सर, बहुत देर से ठंड में खड़े हैं, अंदर चलें, सीईओ ओबेरॉय से मिल लें, उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी नेहा शर्मा ने कहा। चलो, आरव ने छोटा जवाब दिया और जेब में हाथ डालकर हॉस्पिटल में घुस गया। नेहा एक कदम पीछे चल रही थी। टैब देखकर बोली, मैडम, पूनम मेहरा की छोटी बेटी आरुषि का बर्थडे आने वाला है, आपको इनवाइट किया है, जाएंगे? आरव ने सोचे बिना कहा, रिजेक्ट कर दो, इन बेकार बर्थडे पार्टी में टाइम नहीं। पर मैडम, नैना जी आरुषि जी की अच्छी दोस्त हैं और वो जाना चाहती हैं। आरव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो एक्सेप्ट कर लो। हाल में नैना नाराज चल रही थी। शायद ये बर्थडे पार्टी उसे मना लेगी। सब्जियों से भरे थैले टैक्सी में लादकर अनन्या ने मन ही मन नोट किया, अब से अपनी गाड़ी ही इस्तेमाल करूंगी। टैक्सी अच्छी लगती है क्योंकि ड्राइव नहीं करना पड़ता, पर पर्सनल ड्राइवर रखने का आइडिया अभी भी अजीब लगता है। दादाजी बार बार कहते हैं,
पर अनन्या को लगता है कि किसी को पूरा दिन इंतजार करवाना बेकार है, खासकर जब वो घर से निकलती ही ना हो। रास्ते में अचानक ख्याल आया, क्यों ना दादाजी के लिए आज ही खाना बनाया जाए। ड्राइवर को एड्रेस बदला और मोटा टिप देखकर वो खुशी खुशी मुड़ गया। अनन्या ने दादाजी को मैसेज किया, आ रही हूं, खाना बनाकर खिलाऊंगी। वरना रतन मेहरा काम में डूबे रहते तो रात को भी ऑफिस में ही सो जाते। शुक्र है विक्रांत शर्मा हमेशा टाइम याद दिलाता है। दादी तो अनन्या के पैदा होने से पहले ही गुजर गई थीं। कभी कभी अनन्या को लगता है कि दादाजी बहुत अकेले हैं, पर फिर याद आता है कि उन्हें शांति ही पसंद है। 5 पोतियों पोतों में सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जिनसे वो 2 बात करते हैं। बाकी को सिर्फ अब बिजनेस में कुछ दे सकें तभी देखते हैं। अनन्या जानती है कि दादाजी को उससे इतना प्यार आधा इसलिए भी है क्योंकि वो सबसे छोटी उम्र में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से डिग्री ले आई थी, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट। और जब आरव बाहर होता था, अनन्या ने अकेले राजवंश ग्रुप को संभालकर स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू दोगुनी कर दी थी। दादाजी को पता चल गया था कि इस लड़की में कुछ बात है। 23 साल की उम्र में भी वो अभी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट थी। पर एक बात अनन्या ने दादाजी से भी छुपा रखी थी, उसकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी फिली कॉर्प, जिसे एक डमी सीईओ चला रहा था। मैम, आगे रास्ता बंद है, ड्राइवर ने घबराकर कहा। सामने लोहे का भारी गेट, उसके दोनों तरफ काले सूट सनग्लास वाले 4 गार्ड, हथियार छुपे हुए थे। यह अनन्या को पता था। कोई बात नहीं, मैं यहीं उतर जाऊंगी। अनन्या ने पैसे दिए और सब्जियों के थैले उठाए। गेट के पास प्राइवेट कीपैड था। उसने लंबा पासवर्ड डाला, आंख और उंगली का स्कैन करवाया। स्क्रीन पर बूढ़े बटलर का चेहरा आया। मिस्टर कपूर, बहुत दिन हो गए। अनन्या मुस्कुराई। कपूर परिवार 100 साल से मेहरा परिवार की सेवा में था। पुराना पैसा, पुरानी दोस्ती, पुरानी वफादारी। जी मिस अनन्या, आपकी गाड़ी आ रही है। गेट खुला। एक चमचमाती काली कार आई। गार्ड्स ने झुककर थैले कार में रखे। थैंक यू, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने सिर्फ सिर झुकाया। 3 मिनट में कार मुख्य हवेली के दरवाजे पर रुकी। मिस्टर कपूर पहले से गर्म तौलिया लिए खड़े थे। पीछे नई नौकरानियां सिर झुकाए। वेलकम होम मिस अनन्या, बटलर ने गर्मजोशी से कहा। हां, घर आकर अच्छा लगता है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस हवेली की यादें हमेशा प्यारी थीं। मास्टर को बता दिया गया है, वो जल्दी आएंगे। आपका कोट लूं और किचन तैयार करवा दूं? बटलर ने कोट लिया और अनन्या को लिविंग रूम तक छोड़ा। थैंक यू मिस्टर कपूर। बूढ़े बटलर के सख्त चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। पीछे खड़ी नई नौकरानी हैरान रह गई। इतने सालों में पहली बार बटलर साहब को इतना नरम देखा था। अनन्या अंदर घुस गई। घर सच में घर था। रतन 3 मेहरा घर लौटे तो नाक में पुरानी प्यारी खुशबू घुसी। वो खुशबू जो उनकी बीवी बनाती थीं बहुत साल पहले। वो सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। टेबल पर गर्मागर्म पकवान सजे थे। दादाजी, आप आज जल्दी आ गए। अनन्या किचन से 2 और प्लेटें लेकर निकली। इस बार क्या गुनाह किया है तूने? दादाजी ने हंसकर पूछा। उनकी लाडली पोती वही पकवान बना रही थी जो उनकी बीवी बनाया करती थी। आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं, अनन्या ने हंसते हुए कहा। पहले वो दादाजी को खुश करने के लिए खाना बनाती थी, अब सिर्फ इसलिए कि यही एक रिश्तेदार बचा था जिसे वो फैमिली कह सकती थी। खून के रिश्ते तो बहुत थे, पर अपने गिने चुने। चाची मामी, ताऊ ताई की लंबी लाइन थी, पर किसी ने कभी पूछा तक नहीं। अनन्या को याद करती है, बचपन में हमेशा अकेले खाना खाती थी। मां अपनी फैशन लाइन में बिजी, पापा ऑफिस में। पर सच तो यह था कि दोनों उसके सामने खाना नहीं हजम कर पाते थे। उनकी परफेक्ट शादी की सबसे बड़ी गलती थी वो। लंबी लंबी टेबल, खामोश हॉल, सिर झुकाए नौकर नौकरानियां, गरम पर बेस्वाद खाना, चांदी की थाली में रोशनी से भरा पर काला सफेद कमरा। बचपन की सारी डिनर यादें ऐसी ही थीं। दोस्तों के घर हंसी ठिठोली होती थी, उसके घर सिर्फ चम्मच थाली की खनक। सबसे बुरा सोचकर ही अच्छे के लिए तैयार रहता हूं, दादाजी ने लंबी टेबल के सिरहाने बैठते हुए कहा। इस बार कुछ नहीं किया दादाजी। अनन्या ने आखिरी डिश रखी और उनके बगल में बैठ गई। आपके फेवरेट बनाए हैं, सब्जियां ताजा हैं, एक दादी जी से खरीदी थीं।
उसने दादाजी के कटोरे में भांप उड़ाती मछली, ब्रेस्ड चिकन और हरी बीन्स डाल दी। कोई और होता तो दादाजी कटोरा धक्का दे देते, पर ये उनकी लाडली थी। वो मुस्कुराकर खाने लगे। दोनों के बीच बातें होने लगीं, हंसी होने लगी। अनन्या के सामने दुनिया रंगीन हो गई। वो काला सफेद बचपन अब दूर था। कोने में खड़े नौकर नौकरानियां चुपके से देख रहे थे। उनके पत्थर दिल मालिक हंस रहे थे। किसी पोते पोती को इस हवेली में आने की इजाजत तक नहीं मिलती थी। दादाजी का फंडा साफ था, खून तो सब में मेरा है, पर दिमाग, मेहनत, काबिलियत नहीं ना। सबको सोने की थाली में सब कुछ मिला है। पर अनन्या अलग थी। वो बचपन से दादाजी के पीछे पीछे घूमती थी। वो जितना दूर भागते, वो उतना ही जिद्दी होकर दौड़ती। दादाजी हर पोते पोती का टेस्ट लेते थे, छोटी उम्र में आते डरावना चेहरा बनाकर। जो डरकर भाग जाता उसे हमेशा के लिए इग्नोर। पर अनन्या नहीं डरी। उसने सीधा आंखों में देखा। झूठी मुस्कानें वो बचपन से देखती आई थी। दादाजी का चेहरा साफ था, गुस्से में भरा, पर आंखें नरम। पहली बार किसी ने उसे गलती नहीं, इंसान समझा। दादू, वो दौड़कर आई थी। दूसरे बच्चे मां की साड़ी में छुपते, वो सीधा गले लगी। दादाजी पीछे हटे, पर अनन्या जिद्दी थी। वो हंसती, लंगड़ाती, दौड़ती, दादू दादू चिल्लाती रही। और एक दिन दादाजी के पत्थर दिल में जगह बना ही ली। पर सिर्फ प्यार से नहीं जीता था अनन्या ने। 6 साल की उम्र में IQ टेस्ट, सबसे ज्यादा नंबर। स्कूल कॉलेज हर जगह टॉप, सबसे पहले ग्रेजुएट। फिर 21 साल की उम्र में राजवंश कॉरपोरेशन को अकेले संभाल कर स्टॉक वैल्यू दोगुनी कर दी। दादाजी को पता चल गया था, ये लड़की हथियार है। बिजनेस की दुनिया में ये कहीं भी राज कर सकती है। पर एक मर्द ने इसके पंख काट दिए। 2 साल तक वो एक खाली खोल बनकर रही। ऑफिस की कुर्सी देखकर कांपती, फाइलें देखकर घबराती। दादाजी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि उस ठंडे अंधेरे ऑफिस में कागजों की सरसराहट के बीच अनन्या ने क्या खो दिया था, जो कभी वापस नहीं आ सकता। दादाजी के साथ डिनर करके उनकी मेन हवेली में ही रह जा वाली जिद को टालकर अनन्या आखिरकार अपने घर लौटी। बिस्तर पर धड़ाम से गिरी। नींद आने ही वाली थी कि फोन बज उठा। बिना देखे उठाया। हेलो, नींद भरी आवाज। अनन्या, जाग रही है ना? रिया की हिचकिचाती, घबराई हुई आवाज सुनते ही अनन्या बिस्तर पर सीधे हो गई। हां बिल्कुल, बोल, तू ठीक है? विराज भैया ठीक हैं? भैया ठीक हैं, पर मम्मी पापा को वो हत्यारा नहीं मिल रहा। सारी CCTV फुटेज डिलीट कर दी गई है। पुलिस के हाथ खाली हैं। रिया अपनी हाई एंड पेंट हाउस में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए, आंखें लाल, थकी हुई। इतना साफ सुथरा काम, मतलब कोई आम गुंडा नहीं है। अनन्या बिस्तर से उठी, लैपटॉप ऑन किया। मम्मी पापा प्राइवेट हैकर्स ढूंढ रहे हैं, पर भरोसा करने लायक कोई नहीं मिल रहा। यश भाई अपने अंडरवर्ल्ड वाले रास्ते इस्तेमाल करना चाहते थे, पर मम्मी पापा ने मना कर दिया। मीडिया को पता चला तो बवाल हो जाएगा। अनन्या जानती थी, ओबेरॉय फैमिली का पुराना बैकग्राउंड माफिया वाला था। दादाजी के जमाने में खून खराबा, फिर ऊपर आकर बिजनेस की दुनिया में राज कायम किया। अब सब साफ सुथरा दिखता है, पर जड़ें अभी भी अंधेरे में हैं। विराज भैया ने वो सारी गंदगी फिर से संभाल रखी है। यश भाई उनका दायां हाथ। मुझे लंबे टाइम से बात नहीं की, पर मैं अभी रोहन मल्होत्रा को कॉल करती हूं, वो जरूर कुछ निकाल लेगा। अनन्या ने स्पीकर ऑन करके रोहन को मैसेज किया। रोहन मल्होत्रा? अरे यार, मैं भूल कैसे गई? रिया चिल्लाई। हाई स्कूल में तीनों, अनन्या दिमाग, रिया हुस्न, रोहन हैकिंग का बादशाह, मिलकर टहलका मचाते थे। रोहन को पैसा सूंघकर आता था। उसे तो 2 साल हो गए मुझसे बात किए, पता नहीं मुझे याद भी होगा कि नहीं। रिया बुदबुदाई। याद ना करे तो भी तुझे सूंघ लेगा। अमीरी की स्मेल उसकी नाक में घुस जाती है। अनन्या हंस पड़ी। पहली मुलाकात याद आई। रोहन पेड़ पर सो रहा था। अनन्या नीचे से गुजरी तो वो गिर पड़ा। बोला था, तेरी अमीरी की बदबू से नींद टूट गई। फिर पूछा था, चांदी, सोना, हीरा या प्लेटिनम का चम्मच लेकर पैदा हुई है? अनन्या ने कॉल लगाई। तीसरी रिंग पर उठा। उधर से गालियों की बौछार और कीबोर्ड की धाई धानी।
रोहन मल्होत्रा, डिस्टर्ब कर रही हूं क्या? अनन्या ने हंसकर पूछा। मेरे लिए हर कॉल डिस्टर्बेंस होती है, रोहन ने गेम खेलते हुए कहा। अभी किसी नए गेम का बीटा टेस्ट कर रहा था, लास्ट लेवल का बॉस मारने की कोशिश में। वाह, शुक्रिया यार, इतना स्पेशल फील करवा दिया। सुन, एक काम है, फ्री है क्या? रोहन ने आंखें घुमाई। देख कितना पैसा दे रही है, तू तो रंडी जैसा बात कर रहा है, और तू उस बुढ़े जैसी जो रंडी खरीद रहा है। अनन्या हंस पड़ी। 2 साल बाद फिर खून की प्यासी हो गई है? आखिरी बार कब कांटेक्ट किया था तूने? 2 साल पहले? शायद। 2 साल पहले तू अचानक धरती से गायब हो गई थी। मैं, देश का नंबर 1 हैकर, तुझे नहीं ढूंढ पाया। पहली बार क्लाइंट को पैसे लौटाए थे, आज तक जलता हूं। रोहन ने शिकायत की। 2 साल पहले जब पूरी दुनिया अनन्या को ढूंढ रही थी, वो रातों रात गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता चला था कि वो कहां चली गई थी। यहां तक कि रोहन मल्होत्रा जैसे हैकर के हाथ भी खाली रह गए थे। अनन्या चुप हो गई। उस रात की यादें फिर सर पर चढ़ने लगीं। उसने गहरी सांस ली और बोली, पुरानी बातें छोड़, अभी नया काम है। इंटरेस्टेड है तो बोल, नहीं तो मैं किसी और को कांटेक्ट कर लूं। रोहन हंसा। अरे बाप रे, अब डराने लगी। बोल, कितना पैसा देगी? और बात आगे बढ़ गई। पर अनन्या की आंखों में वो पुराना दर्द फिर चमक उठा था। 2 साल पहले वो सचमुच गायब हो गई थी, और कोई नहीं जानता था कि क्यों। उस दिन जब अनन्या को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया, जब उसकी जिंदगी को सबसे नीचे फेंका गया, उसने शहर छोड़ दिया। देश के टॉप हैकर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर भी उसे नहीं ढूंढा। उसके सिर पर 500 मिलियन का इनाम था। पहले 250 मिलियन आरव राजवंश ने दिए, बाकी गुमनाम थे। लोगों को लगता था वो गुस्साई सोशलाइट्स थीं जो अपनी गिराई हुई क्वीन को और नीचे देखना चाहती थीं। 2 साल तक वो इनाम रहा। फिर आरव का गुस्सा ठंडा पड़ा। घर वालों और बुजुर्गों ने बहुत समझाया तो उसने पैसे वापस ले लिए। राजा ने हाथ खींचा तो बाकी चमचों ने भी फंडिंग बंद कर दी। एक हफ्ते में अनन्या अंडरवर्ल्ड की मोस्ट वांटेड लिस्ट से गायब हो गई। ये वाला काम बहुत जरूरी है। इस बार कोई व्हाइट लॉटस को थप्पड़ मारने की पेटी बात नहीं है। अनन्या ने खुद को झिड़का। पहले वो नैना के पीछे पागल थी, अब सोचती है तो पछतावा होता है। गुस्सा तो आरव पर भी निकालना चाहिए था ना। धोखा देने में 2 लोग लगते हैं, पर वो एक ही पर टूट पड़ी थी। मैं कितनी बिगड़ी हुई, जलनखोर हरामजादी थी। 1 साल तक नैना का खून पीने पर तुली रही। तुझे हैरानी नहीं हुई कि मैं तेरे साथ क्यों रहा? अनन्या ने पुरानी यादों को झटकते हुए कहा। रोहन ने सूखी हंसी हंसी। तेरी सिग्नेचर परफ्यूम है अमीरी, जिसमें वो खुशबू हो, उसके लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। पर सच तो यह था कि रोहन को पैसा कम, अनन्या ज्यादा प्यारी थी। एक बार उसने रोहन की जान बचाई थी। वो बात वो कभी जुबान पर नहीं लाता। पर कितनों ने तुझे मेरे पीछे छोड़ने के लिए पैसे दिए थे? अनन्या ने धीरे से कहा। रोहन चुप रहा, फिर बोला, कोई पैसा मुझे तुझे छोड़ने के लिए काफी नहीं। जो तूने मेरे लिए किया उसके बाद कभी नहीं। उसकी आवाज नरम गंभीर, बिल्कुल वैसी नहीं जैसा वो हमेशा रहता है। अनन्या को याद आया वो दिन जब रोहन की कलाइयां कटी हुई थीं, आंखें खाली, उम्मीद मर चुकी थी। शरीर पर निशान, चेहरा पहचान में नहीं आता था। उसी ने उसे उस अंधेरे से बाहर निकाला था। अबे रोएगा तो मैं सच में रो दूंगी, अनन्या ने मजाक में कहा। सच? अरबों देगी अगर मैं रोऊं तो? रोहन की आंखें चमक उठीं। हां, बेवकूफ, मजाक कर रही थी। रोहन मुंह फुलाकर बोला, तू बोरिंग हो गई है यार। फिर सीरियस होकर पूछा, अब बता, इस बार क्या काम है? किंगस्टन स्ट्रीट पर एक सिल्वर वैन ने ब्लैक मैबैक को टक्कर मारी थी। उस वैन का पूरा बैकग्राउंड, मालिक, नंबर प्लेट, जो भी मिले सब चाहिए। रोहन की भौं उठी। कीमत बोल, जितना उचित लगे। 10 मिलियन। अनन्या चौंकी। 2 साल पहले वो 5 मिलियन लेता था। ठीक है, पर तू ठीक तो है ना? कुछ बताना है? रोहन चुप। कीबोर्ड की आवाज के बीच उसका चेहरा गंभीर। मैं कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। पैसे भेज दिए, अनन्या ने नरमी से कहा। वो कभी जबरदस्ती नहीं करती थी। रोहन की आंखें नम हो गईं, पर वो दिखने नहीं देगा। ठीक है, कल दोपहर तक रिपोर्ट भेज दूंगा। गुड नाइट रोहन।
गुड नाइट छोटी। कॉल कटने के बाद अनन्या ने रिया को मैसेज किया, कीमत छुपाकर, रिया थैंक यू सो मच यार, अगला खाना मैं दूंगी। अनन्या पक्का याद रखूंगी। रिया ने जवाब नहीं दिया, शायद थककर सो गई। अनन्या बिस्तर पर गिरी और गहरी नींद में चली गई। उसे नहीं पता था कि कल सुबह उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। सुबह 9 बजे फोन की रिंगटोन ने अनन्या को झकझोरा। कौन सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है? वो बुदबुदाई और आखिरी रिंग पर उठाया। हाय, आखिरी रिंग पर उठाती है, पहली या दूसरी पर क्यों नहीं? मुझे पता है छोटी वाली तपस्विनी की जिंदगी में कुछ काम धंधा नहीं है, रिया ने चिढ़ाया। दोनों की दोस्ती सिर्फ एक दूसरे का साथ देने पर नहीं टिकी थी। एक दूसरे की टांग खींचना, मजाक उड़ाना भी उतना ही जरूरी था। बड़ी शॉट को इतना टाइम है कि हर रिंग गिन रही है, अनन्या ने उनींदी आवाज में कहा। बड़ी शॉट बन गई तो भरोसेमंद दोस्त कोई नहीं बचा, रिया ने नाटकीय ढंग से मुंह लटकाया। तो ये बड़ी शॉट ब्रंच पर किसी का साथ चाहती है, अनन्या टैक्सी रोकते हुए बोली। आज इस पेटू को खाना नहीं खाना, आज तुझे फर्स्ट हॉस्पिटल बुला रही हूं। विराज भैया कल होश में आ गए हैं, सोचा दोनों साथ चलें। अनन्या की भौं सिकोड़कर बोली, मुझे क्यों घसीट रही है? क्योंकि तूने ब्लड दिया था ना, उनकी जान बचाई है, तू उनकी लाइफ सेवियर है, रिया ने चहकते हुए कहा। लाइफ सेवियर? अनन्या ने आंखें घुमाई। बस हाथ में सुई चुभोई थी, वो भी रिन्यूएबल चीज। सर्जरी तो डॉक्टर ने की, पर तू पहले आई थी। मतलब डॉक्टर बाद में आए, तू पहले। तेरा खून ना होता तो सर्जरी भी नहीं हो पाती, इसीलिए तू लाइफ सेवियर है, समझी? रिया ने जीत का अंदाज दिखाया। अनन्या हार मान ली। ठीक है बाबा, तू हमेशा सही होती है। हम्फ, हमेशा ही हूं, रिया ने नाक चढ़ाई। तभी उसका फोन बजा। मम्मी का कॉल है, हॉस्पिटल पहुंचकर मैसेज कर। ओके। फोन कट गया। अनन्या ने ईयरफोन लगाए और अपनी फेवरेट गाना गुनगुनाने लगी। आड़ू के पेड़ के नीचे एक सफेद कमल खिलता है, उसके आसपास नकली कलियां लताएं उसे नीचे खींचती हैं। सफेद कपड़ों वाली लड़की सफेद फूलों के खेत में भटकती है। काले खेत में एक मर्द दौड़ता है, वो बिना ताकत के चलती है, वो शूरवीर की तरह दौड़ता है। सफेद कपड़ों वाली लड़की पेड़ की ओर, गुलाबी बनाम सफेद, सफेद बनाम काला कमल ऊपर उठता है। लताएं हमला करती हैं। सफेद कपड़ों वाली लड़की अब लाल दागों वाली आड़ू के पेड़ के नीचे अकेला कमल खिलता है। उस प्यारी सफेद लड़की के लिए। गाना खत्म होते होते टैक्सी हॉस्पिटल के गेट पर रुक गई। अनन्या उतरी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। मैम, बहुत प्यारा गाना गुनगुना रही थी आप, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा गई। थैंक यू अंकल जी, सुनली की नई एल्बम का गाना है। ड्राइवर मन ही मन सोचने लगा। सुनली? वही वाली जिसने अपने पति की रखैल को सबके सामने थप्पड़ों से जमीन पर पटक दिया था। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा था। राष्ट्र की प्यारी गायिका से ऐसा तमाचा किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्राइवर ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। साफ सुथरा प्रोफेशनल लुक, नीली शर्ट, सफेद पैंट, महंगा बैग। ऐसी लड़की सुनली सुनती है? जी, अच्छा गाना है, उसने बस इतना कहा। टिप कम ना हो जाए इसलिए चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला शमाई, मैम हॉस्पिटल आ गया। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। फर्स्ट हॉस्पिटल अपनी पूरी शान में खड़ा था। सामने फव्वारा चमक रहा था। थैंक यू अंकल। उसने 2 लाल नोट थमाए। बाकी रख लीजिए। ड्राइवर की आंखें चमक उठीं। अनन्या उतरी और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शन पर पहुंची। हाय, वीवीआईपी रूम किस फ्लोर पर है? 2 नर्सें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। अनन्या ने समझ लिया, बिना प्रूफ नहीं बताएंगी। मैं पेशेंट की बहन की दोस्त हूं। नर्स ने उसके कपड़े बैग देखा, अमीरी साफ झलक रही थी। रूम नंबर नहीं बता सकती, पर वीवीआईपी 11वीं मंजिल पर हैं। थैंक यू। अनन्या लिफ्ट में घुस गई। 11वीं मंजिल पर निकली तो गलियारा चमचमाता साफ था। 2-3 वीवीआईपी रूम दिखे। एक रूम के सामने 4-5 काले सूट वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके सीने पर चांदी का बैज चमक रहा था। वो बैज अनन्या ने पहले कहीं देखा था। कमरे से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, एक मर्द और एक औरत की। अनन्या को लगा जरूर रिया और विराज भैया होंगे। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी। सॉरी, मैं यांग रुकिन से मिलने आई हूं।
बॉडीगार्ड्स हिले तक नहीं, सख्त चेहरा, सीधा खड़े। अनन्या को लगा प्रूफ मांग रहे हैं। लिखित प्रूफ तो नहीं है, पर मेरे फोन में हमारी फोटो। अनन्या, तू यहां उस दरवाजे पर क्या कर रही है? रिया की आवाज गलियारे में गूंजी। अनन्या पलटी। रिया दूसरी तरफ से आ रही थी। ये भैया का रूम नहीं है? अनन्या शर्माई। नहीं यार, भैया का रूम तो उधर है। रिया हंस पड़ी और उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गई। अनन्या ने उन पत्थर जैसे बॉडीगार्ड से माफी मांगी, पर रिया का चेहरा अचानक गहरा गया था। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। वो चलती रही, बस मन में एक सवाल घूम रहा था। उस रूम में है कौन, जिसके दरवाजे पर इतने खतरनाक बॉडीगार्ड खड़े हैं? अनन्या रिया के साथ गलियारे में आगे बढ़ी। दूसरे कोने पर फिर वही सीन, काले सूट, सनग्लास, पत्थर जैसे बॉडीगार्ड्स। इन सिक्योरिटी एजेंसियों के पास तो पैसों की बारिश हो रही होगी, अनन्या ने मन में सोचा। रिया को देखते ही गार्ड्स साइड हुए। अनन्या को एक नजर भी नहीं। दरवाजा खुला और अंदर से अंटार्कटिका की हवा का झोंका आया। अनन्या ठिठक गई। बेड पर बैठा आदमी, आंखें रात से भी काली, नजरें ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। चेहरे पर शांति, पर हवा में आग। पतले होंठ, नुकीली नाक, जबड़ा इतना शार्प कि कांच काट दे। खतरनाक हसीन। वीराज ओबेरॉय, देश की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ और रिया के बड़े भाई। उफ भैया, मूड क्यों खराब कर रखा है? रिया ने बैग पटकते हुए कहा। वीराज ने हथकड़ी उठाकर दिखाई। शायद इसलिए कि मुझे बेड से बांध रखा है। उसकी आवाज गहरी थी, मखमली, पर हर शब्द में बर्फ की तरह ठंडा। अनन्या दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी, अंदर जाऊं या भाग जाऊं? यह आदमी जिंदा शैतान लग रहा था। अगर हथकड़ी ना होती तो आप भाग जाते, फिर बॉडी ठीक नहीं होती। रिया की हिम्मत जवाब दे गई जब वीराज ने उसे घूरा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हथकड़ी खोलो। रिया एक कदम पीछे हट गई। वीराज की एक आंख ने पूरा कमरा ठंडा कर दिया। यह सुझाव नहीं, हुक्म था। अनन्या को रिया की हालत देखी नहीं गई। वो आगे बढ़ी। इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं, वो आपकी भलाई के लिए कर रही है। वीराज की नजर अनन्या पर गई। वो पहले से जानता था कि वो आएगी। अपनी बहन की हर दोस्त का बैकग्राउंड चेक करता था, पर यह हिम्मत, ये बेधड़क अंदाज, ये वही अनन्या मेहरा थी जिसे आरव ने लात मारकर निकाला था। मैंने तुझे बात में शामिल नहीं किया, बाहर निकल। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो हड्डियां जमा दे। अनन्या ने हाथ कमर पर रखा। तो मैं खुद को शामिल कर लेती हूं। वीराज ने ठंडी हंसी हंसी। तेरे पास क्या हक है? मैंने अपना ढेर सारा खून दिया है आपकी जान बचाने को। मुझे लगता है मेरी बात सुनने का हक बनता है। वीराज चौंका। तू ही वो ब्लड डोनर है? हां, नहीं तो यहां क्यों आती? अनन्या ने बाजू बांधे। ब्लड देने के बाद मैं बेहोश होने वाली थी और आप उसे बेकार करने चले हैं। वीराज को लगा, अरे बदले में कुछ चाहती है। ठीक है, रुक, इन चेकबुक दे। रिया हैरान। भैया, आप सच में चेकबुक साथ रखते हैं? वीराज ने चेक लिखा, फाड़ा और अनन्या की तरफ बढ़ाया। जितने जीरो चाहे लिख ले। अनन्या का खून खौल गया। बिना देखे चेक छीना, पेन लिया, फिर अचानक छटाक, चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तू क्या कर रही है? स्विश। अनन्या ने सारे टुकड़े उसके मुंह पर दे मारे। सफेद कागज के टुकड़े उसके चेहरे पर चिपक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रिया को लगा दीवारों पर बर्फ जम जाएगी। वीराज की नजरें ऐसी थीं कि रिया एक कदम पीछे हट गई। तेरी हिम्मत तो बहुत है, वीराज ने दांत पीसकर कहा। अनन्या ने बैग खोला, मुट्ठी भर नोट निकाले और जोर से उसके ऊपर उड़ा दिए। हवा में पैसों की बारिश हो गई। हरे लाल नोट वीराज के ऊपर, बेड पर, जमीन पर, जैसे कोई अमीर आंटी किसी गिगोलो पर पैसे लुटा रही हो। रिया ने धीरे से बुदबुदाया। ओहो, टेबल पलट गई। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, घमंडी हरामजादे। अनन्या गरजी और दरवाजा पटक कर बाहर निकल गई। वीराज पल भर को हक्का बक्का रह गया। फिर होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा।